अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा अपना सेकंड लेक्चर जो कि द रोल ऑफ़ वैल्यूज़ इन सोशल रिसर्च है, हम स्टार्ट करते हैं अपना इस वीक का वर्कलोड जी। सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि वैल्यूज़ और सोशियोलॉजी का आपस में बेसिक रिलेशन क्या है। इसमें मज़ीद डिस्कशन को जब हम ब्रॉड करेंगे तो बेसिकली जो दो ग्रुप्स हैं, इंटरप्रेटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट, इन दोनों की आपस में डिबेट। इनमें आप ये देखेंगे कि एक ग्रुप है जो ओवरऑल वैल्यू फ्री स्टडी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पिरिसिज्म की बात करता है, और दूसरा बेटा है जो टू सम हाउ फ्लेक्सिबल वे ऑफ मेकिंग रिसर्च डिज़ाइन, और कुछ अपना वैल्यू सिस्टम या बाइसेस अगर रिसर्च के अंदर टू सम हाउ, पूरी तरह तो नहीं, अगर इन्फ्लुएंस कर भी रहे हों रिसर्च को, तो उसको एक्सेप्ट करता है टिल पॉसिबल एक्सटेंट। तो इसको अब मज़ीद स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इसके करैक्टरिस्टिक हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट हमें बताया जा रहा है जी, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशलॉजिस्ट हैव वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड ओपिनियंस। यानी तमाम बेटा माशरे के जो अफराद हैं, माशरियात के एक्सपर्ट्स समेत, उनका ज़ाहिर है एक अपना कल्चर, एक अपना वैल्यू सिस्टम, अपनी इक़दार, अपने अकायद और पूरे का पूरा एक रहन सहन का तरीक़ाकार जो उन्होंने अपनी तरबियत के दरमियान सीखा होता है माशरे के अंदर, तो डेफ़िनेटली वो कैरी कर रहे होते हैं और वो उनके साथ उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। सेकंड, सम आर्गू इट इज़ बोथ पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल फॉर सोशियोलॉजिस्ट टू कीप देयर सब्जेक्टिव वैल्यूज़ आउट ऑफ देयर रिसर्च। अब इसमें बेटा बताया जा रहा है कि ये पॉसिबल है जनाब, और ख्वाहिश भी की जाती है सोशियोलॉजिस्ट से कि वो ड्यूरिंग रिसर्च अपनी वो जो पर्सनल बाइसेस या वो जो उनका वैल्यू सिस्टम या अपनी ज़ात के साथ अटैच मुख्तलिफ जनाब असूल व ज़वाबत हैं, उनसे मुबर्रा होकर, उनसे डीटैच होकर रिसर्च करें। यानी रिसर्च के दौरान अपने आप को किसी मज़हब का या अपने किसी ख़ास फ़िरके का या किसी ख़ास ज़ुबान का या किसी ख़ास कल्चर का इनहेबिटेंट करार ना दें, एज आ न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर रिसर्च करें। थर्ड पॉइंट है बेटा, अदर आर्गू दैट स्टेइंग वैल्यू न्यूट्रल इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज सोशियोलॉजिस्ट आर ह्यूमंस स्टडिंग अदर ह्यूमंस। ये बेटा जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सेकंड हमारे पास इंटरप्रेटिविस्ट हैं जनाब, जो ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, हम अपने रिसर्च के लेक्चर में इंशाल्लाह उसको तफसीलन ज़िक्र भी करेंगे इन दोनों टाइप्स का। तो उनका बेटा व्यू पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि इंसान इंसानों को पढ़ रहा हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वैल्यू फ्री जज्बात से आरी होकर और अपने आप साथ जितनी अटैच्ड उसकी आइडेंटिटीज़ हैं उनको वक्ती तौर पर उतार फेंक कर साइड पे रख दे और रिसर्च कर ले और फिर उन आइडेंटिटीज़ को कैरी कर ले। यानी ये मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ थिंग है जो इंसान से पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट जी बेटा इस स्लाइड में हमें बताया जा रहा है, सो इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर सोशियोलॉजिस्ट टू यूज़ देयर वैल्यूज़ टू इम्प्रूव सोसाइटी। तो इसमें बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजिस्ट हैं जो टू सम हाउ अलाउड हैं कि वो इन वैल्यू सिस्टम को या इन इक़दार को जो कि वो खुद कैरी करते हैं दूसरे इंसानों को समझने के दौरान, अगर वो ये उनको इन्फ्लुएंस कर भी रही हों तो इट्स ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्वालिटेटिव स्कूल ऑफ थाट होगा जो जनाब हमारे इंटरप्रेटिविस्ट भी कहलाते हैं जनाब। आगे जी बेटा हमारे पास कंसेप्ट है जी पॉजिटिविज़म का। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि जो ज़्यादातर इस चीज़ के हामी है कि वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए, रिसर्च के अंदर बाइसेस या कोई पर्सनल एफिलिएशन है जो उसको बिल्कुल रिसर्च की फाइंडिंग्स में या डाटा कलेक्शन में उसका किरदार नहीं शो होना चाहिए। द आइडिया दैट फैक्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर्स ओन बिलीव्स इज़ अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ साइंस। ये बता रहे हैं कि एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है जो इसमें वैल्यू फ्री स्टडी, यानी कुछ भी अपनी अटैचमेंट ऐसी नहीं है, जो चीज़ जैसी है उसको बयान करना आता है। एंड सो व्हेन वी से दैट सोशियोलॉजी कैन एंड शुड बी वैल्यू फ्री, दिस इज़ एसेंशियली द सेम एज सेइंग दैट सोशियोलॉजी कैन एंड शुड बी साइंटिफिक। ये पॉजिटिविज़म का बेसिक आइडिया बेटा डिफ़ाइन किया गया है। उससे मुराद ही ये है कि वो तमाम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और वो तमाम तरीक़ाकार जो हम नेचुरल साइंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, वो ही हम सोशियोलॉजी के अंदर जनाब या दूसरी सोशल साइंसेस के अंदर यूज़ करते हुए इंसान को और इंसान के मुतसिल जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टडी कर पाएँ। इसी वजह से हम सोशल जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इन्हें सोशल साइंसेस का नाम देते हैं कि इसमें हम साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी है वो यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ मसाइल को
जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एक रिसर्च प्रोसेस के ज़रिए। आगे जी बेटा बताया जा रहा है, सोशल रिसर्च रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू कीप हिज और हर ओन वैल्यूज़, जो कि बेस्ड हो सकते हैं पर्सनल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, फ्राम इन इंटरफेयरिंग विद द रिसर्च प्रोसेस। ये अगेन वही चीज़ आ रही है कि एक सोशल रिसर्चर है जो उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि अपने कोई भी ज़ाती, सियासी या जो भी मजहबी किस्म की जनाब उसकी एफिलिएशंस हैं, उनको रिसर्च के दौरान उसकी रिसर्च में उनको इम्प्योर नहीं होना चाहिए। इन बुनियादों के, इन तमाम एफिलिएशंस की बुनियाद पर एक रिसर्चर को किसी भी सेंस में रिसर्च की किसी फाइंडिंग को चेंज करना, अपने सेक्ट या अपने रिलीजन या अपने किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पर अगर कोई उसके सामने पार्टिसिपेंट है, उसके सामने कोई इंटरव्यू है, तो उसकी जो बात है उसको मोल्ड नहीं करना चाहिए। फर्दर जी हमें बताया जा रहा है, फॉर द अर्ली पॉजिटिविस्ट कॉम्ट एंड डरहाइम, सोशियोलॉजीज जॉब वाज टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट हाउ सोसाइटी वर्क एंड टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। यानी ये जो अर्ली हमारे कुछ पाइनियर पॉजिटिविस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हैं बेटा, जिसमें अगस्ट कॉम्ट और अमाइल डरहाइम की बात की जा रही है, कहता है कि उनका भी बेसिक मकसद ये था कि माशरे की मुख्तलिफ जो अकाइक हैं और माशरे के मतलब जो सच है, किस तरह ये वर्क करता है, लोगों के किस तरह आपस में रिलेशन होते हैं, उनकी हमें जानकारी हासिल हो। उस जानकारी की बुनियाद पे माशरे को हम बेहतरीन अंदाज से समझ सकें और हमारे पॉसिबल हद तक जितने मसाइल कम हों वो हो जाएं। सोशियोलॉजिस्ट वुड बी एबल टू से विद साइंटिफिक सर्टेनिटी व्हाट वाज बेस्ट फॉर सोसाइटी। जब बेटा हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है इन मसाइल को जांचने के लिए, परखने के लिए, इनकी रीजनिंग बयान करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर हम ज़रा ज़्यादा मुदल्लल अंदाज से, ज़्यादा लॉजिकल अंदाज से बता सकते हैं कि जी इन मसाइल का ये बेसिकली इनके पीछे काजेज़ थी और ये पॉसिबली इनकी रिकमेंडेशंस एंड पे देते हुए कह सकते हैं कि हम इन चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लास्ट पॉइंट है बेटा इस स्लाइड का, मार्क्स टू सॉ हिमसेल्फ एज अ साइंटिस्ट, ही बिलीव्ड ही हैड डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट सोसाइटीज़ फ्यूचर एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। कार्ल मार्क्स, जो कि हमारा कन्फ्लिक्ट एक पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव है जनाब, उसका मेन कंट्रीब्यूटर था। कहते हैं कि वो भी अपने आप को साइंटिस्ट समझता था, किस बुनियाद पर कि वो कहता था कि मैंने एक ऐसा सच और एक ऐसा फैक्ट फाइंड किया है फ्यूचर की एक बेहतरी के लिए, कि जो कि क्लास लेस सोसाइटी यानी लोगों के दरमियान ये जो फ़र्क है बेटा, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का, रिसोर्सेज की बुनियाद पर, पावर प्रेस्टीज की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर लोगों का जो आपस का फ़र्क है, उसके उसने एंटी एक ये नज़रिया दिया था कि लोगों के दरमियान ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बराबरी की सतह पर, इक्वालिटी की सतह पर माशरे को जो इस्तवार करना चाहिए। फर्दर जी बेटा इसकी तफसील है, इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट सच एज अगस्ट कॉम्ट एंड अमाइल डरहाइम रिगार्डेड सोशियोलॉजी एज अ साइंस एंड दस थॉट दैट सोशल रिसर्च कुड एंड शुड बी वैल्यू फ्री आर साइंटिफिक। ये जैसे बेटा हमने पहले पढ़ा, इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस आ गया कि ये दोनों जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं ये यही चाहते थे कि ये जनाब साइंटिफिक आइडियाज़ बेस्ड ये सोशियोलॉजी का जनाब पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए और इसकी फर्दर स्टडी। So at one level, positivists believe that sociology can be value free because they are uncovering the objective laws of how social system work। कहते हैं कि जी चूँकि ये दुनियावी ऐसे मामला जो कंक्रीट रियलिटीज़ होती हैं उनके रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं, तो लिहाजा ये कहते हैं कि एक बंदे को ऑब्जेक्टिव और पूरे का पूरा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक पार्शल रियलिटीज़ को जनाब देखते हुए एक शफाफियत की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना चाहिए बग़ैर किसी impurity के। These laws exist independently of the researchers observing them. All the researchers are trying to uncover social facts that exist out there in the world। ये बेटा डरहम के कंसेप्ट उसने बताया कि सोशल फैक्ट्स रिलेटेड उसने कुछ रियलिटीज़ के मतलब बताया था जो कि हमारे माशरे में पाई जाती हैं जनाब, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे इर्द गिर्द जो माशरा है, और ये फैक्ट्स की बुनियाद पर ही हम ये तमाम असूल व ज़वाबित की बुनियाद पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और बाज़ दफ़ा ये इतने एक्सटर्नल टू एंड कोअर्सिव ओवर होते हैं बेटा कि इनके में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि रिजिड अंदाज से इनमें बंदा फंस चुका होता है और इनके ख़िलाफ़ बगावत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माशरती मजबूरियों का भी अक्सर जिन्हें नाम दिया जाता है ना, और उन्हीं प्रेशर्स की बुनियाद पर हम अक्सर काम है जो ऐसे कर जाते हैं जो कि
नहीं करने चाहिए जानते बूझते हुए भी कि ये हमारे लिए बोझ हैं, हमारे लिए पेनफुल हो सकते हैं और हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। आगे बेटा ये डिबेट है जी ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। तो बेसिकली हम पहले तो देखें ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है, टू सी द थिंग्स एज दे आर नॉट एज वी माइट विश देम टू सी। चीज़ें जैसी हैं बेटा एग्जैक्टली पॉसिबल हद तक, मुमकिन हद तक कोशिश करते हुए उसी तरह उनको बयान कर देना, ना कि ऐसा कि जिस तरह हम चाह रहे हैं या हमारी मर्ज़ी से जनाब कोई चीज़ उसमें ऐड हो जाए और सारी रियलिटी से हटना नहीं। ये ऑब्जेक्टिविटी है। अब पढ़ते हैं जी इसको। बीइंग वैल्यू फ्री इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ऑब्जेक्टिव। To uncover truths about the world, one must aim to eliminate personal biases of prior belief, emotional and पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। इससे मतलब बेटा ये भी है जब हम कोई भी रिसर्च करने जाते हैं ना, तो उसमें हम अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर जो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या कोई ख़ास किस्म की प्री जजमेंटल अप्रोच होती है ना, कि पहले से कुछ सोच के जाना या उस कम्युनिटी के मतलब कुछ ख़ास आइडियाज़ रखना कि ये ऐसे होंगे वैसे होंगे या सुनी सुनाई चीज़ पे, बल्कि पॉसिबल हद तक एक न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर के तौर पर, एक न्यूट्रल रिसर्चर के तौर पर जाना कि मैं ओवरऑल एज अ न्यूट्रल पर्सन जा रहा हूँ, वहाँ जो जो रियलिटीज़ मुझे मिली उनको मैं नोट डाउन करूँगा, कवर करूँगा और रिसर्च प्रोसीजर के बाद फिर जो भी कंक्लूजन निकले फाइंडिंग्स मैं बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड कर दूँगा। आगे बेटा इसका जो अपोजिट है सब्जेक्टिविटी, जजमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सनल इंप्रेशंस एंड फीलिंग्स एंड ओपिनियंस rather than external facts. Subjectivity is a form of bias and also individuality. It's opposite of objectivity. We expect judges to put aside their subjectivity and make decisions based on objectivity. बेटा इसमें बताया जा रहा है कि अब ये ऑब्जेक्टिविटी का उलट है और इसमें पर्सनल अपने जो मुख्तलिफ जनाब फीलिंग्स हैं या अपने आइडियाज़ हैं या ओपिनियंस हैं उनका फ़र्क फाइंडिंग्स पे आ रहा होता है ना। और इसके अलावा इसमें एंड पे वो मिसाल ये दी जा रही है कि जब हम किसी को रेफरी, जज या सालिस मानते हैं ना या मीडिएटर मानते हैं जनाब ना, तो हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ई शुड बी आ ऑब्जेक्टिव पर्सन ना, कि यानी इसको इम्पार्शल वे में जनाब बग़ैर किसी पार्टी का साथ देते हुए एग्जैक्टली जो भी जस्टिस इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इंसाफ की बात करनी चाहिए, बेइंसाफ़ी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो इसी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ फ़ैसला कर पाए तो हम कहेंगे कि वो एक ऑब्जेक्टिव पर्सन है जनाब और ऑब्जेक्टिविटी से उसने काम लिया है। और अगर वो किसी अपनी एफिलिएशन को किसी भी तरीके से, मसलन जिस तरह हमने पहले बात की है कि वो मजहबी, कौमी, बरदरी किसी भी बेस पर अगर वो चीज़ को इन्वॉल्व करते हुए जनाब कोई एक साइड फ्लेक्सिबिलिटी दिखा जाए और एक साइड इंक्लिनेशन उसकी शो हो जाए, तो फिर वो एक सब्जेक्टिव पर्सन होगा और उसको हम जो एक प्योर सेंस में जज या रेफरी करार नहीं दे सकते। नेक्स्ट जी बेटा मैक्स वेबर का इसमें थोड़ी इसकी है, ये बेसिकली इंटरप्रेटिविस्ट स्कूल ऑफ थाट को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला इंसान था और इसकी जो फ़िलासफ़िकल कंट्रीब्यूशन है ना, इसमें हम देखेंगे कि ये इवन वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है कि जो पॉसिबल नहीं है कि एक मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ पर्सन बंदा बन जाए और एक रिसर्चर के लिए कि वो अपने आप को किस तरह रोबोटिक वे में, ज़ाहिर है कोई इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि कोई ऐसा बटन है या स्विच है उसको जनाब प्रेस करके तो इंसान एक वक्त में ऑब्जेक्टिव बन जाए और फिर जनाब वो रिसर्च करने के बाद दोबारा कन्वर्ट होके एक दुनियादार इंसान अपनी जो रहन सहन है उसके अकॉर्डिंगली वो सारी एफिलिएशंस को दोबारा ऑप्ट कर ले। तो देखते हैं बेटा इसको। वेबर डिस्टिंग्विशेस between value judgment and facts. He argues that a value can neither be proved nor disproved by the facts. They belong to different domains. अच्छा बेटा इसके अकॉर्डिंगली वो कहता है कि फैक्ट्स जो भी हम फील्ड में जानने जाते हैं या उन पर रिसर्च करते हैं और जो अपना वैल्यू सिस्टम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इस वैल्यू सिस्टम का हमारी उस फैक्ट फाइंडिंग पर कोई असर नहीं। ये उसका अपना एक व्यू था, ज़ाहिर है हर बंदा, हर रिसर्चर, हर फिलासफ़र है जो उसका एक ख़ास व्यू पॉइंट और ख़ास स्कूल ऑफ थाट होता है, तो उसमें वो आज़ाद होता है किसी भी तरह का एक स्टेक लेने के लिए। हाउएवर ही स्टिल सीज एन एसेंशियल रोल ऑफ फॉर वैल्यूज़ इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। किसी कहता है फिर भी वो ये इन्फ्लुएंस इसका वो मानता था कि जनाब इनका रिसर्च के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वो कहता था कि चूँकि ये पॉसिबल नहीं है डीटैच होना, तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हम कहें कि जनाब एक ख़ास वैल्यू, एक ख़ास सिस्टम, एक ख़ास कल्चर का इनहेबिटेंट अगर
किसी दूसरे कल्चर की स्टडी कर रहा है तो उस पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट मज़ीद फिर जी बताया इसने, वैल्यूज़ एज अ गाइड टू रिसर्च वी कैन ओनली सेलेक्ट एरियाज़ ऑफ स्टडी इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू रेलिवेंस टू अस। एग्जांपल है जिसमें बेटा फेमिनिस्ट वैल्यू जेंडर इक्वालिटी विच लीड्स दैम टू स्टडी एरिया सच एज वीमेंस ऑपरेशन। अब इसमें बेटा ये है कि हमारा ओवरऑल जो एक कल्चर या हमारी ओवरऑल लर्निंग है ना, उसका ख़ास इन्फ्लुएंस हम पे ये होता है। अब ये फेमिनिज़म बेसिकली क्या है कि जनाब ये वीमेन ओरिएंटेशन या ओरिएंटेड नॉलेज है, जिसमें वीमेन की इक्वालिटी की, एम्पावरमेंट की, उसको के साथ होने वाले जो मुख्तलिफ जनाब माशरों में या मुख्तलिफ सतह पे मज़ालिम हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी मिसाल लें ना, तो एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारी जिस तरह की तरबियत या जिस तरह की नर्चरिंग या परवरिश है ना, तो ओवरऑल हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ठीक है, ख़वातीन को इज़्ज़त भी दी जाती है, उनके हकूक़ भी दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर बेटा उसका इस्तेसाल और जुल्म व ज़्यादती भी, और उसको हम जस्टिफाई फिर कर जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यानी ये वैल्यू बाइसनेस है कि जनाब उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि औरत ओवरऑल कम तर है, या वो सारी जो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि ऐसी डिबेट्स हैं कि जो को फिर वो जनाब मजहबी, माशरती और मुख्तलिफ अंदाज से लोग अपने अपने नज़रियात रखने वाले उसको अपने एंगल से देखते हैं। जी बेटा, लास्ट हमारे पास ये आ रहा है जी जनाब, डाटा कलेक्शन एंड hypothesis testing. Sociologists must be as objective as possible when actually collecting the facts, not asking leading questions. ये बेटा रिसर्च का एक प्रोसेस होता है जो उसमें एक स्टेप है डिफरेंट, तो उनमें से डाटा कलेक्शन ये है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर जनाब टॉपिक बेस लोगों से कोई सवाल पूछ रहे हैं और उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं और वो सवालनामा अपना क्वेश्चन फिल कर रहे हैं जनाब ना, तो उसमें वो बताया जा रहा है कि किसी भी शख्स को जो आपका पार्टिसिपेंट है, जो आपका इंटरव्यू है, तो उससे लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं करें। लीडिंग क्वेश्चन ये उससे मुराद ये होता है कि आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि जवाब आप उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं और आप इस तरह का क्वेश्चन करें कि वो आपकी मनपसंद, आपकी लाइकिंग का जवाब है ना, जो वो बंदा आपको दे पाए, ना कि उसे एक अच्छे इंटरव्यूअर की निशानी ये है कि वो ओपन क्वेश्चन करे और सामने बैठा जो इंटरव्यू है, जो रिस्पोंडेंट है, जो बंदा पार्टिसिपेंट है आपकी रिसर्च का, वो आपको ओपनली अपनी मर्ज़ी के साथ वो जवाब दे पाए, ना कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका सवाल इस तरह की डिपिक्शन है जो वो शो कर रहा हो कि जिसकी बुनियाद पर उसको ये फ़ील हो रहा हो कि मुझे ये जवाब देना चाहिए। यानी किसी भी लिहाज से उसको प्रेशर फील नहीं होना चाहिए, ना ही वो आपने क्वेश्चन इस तरह के बनाए हों और ना ही आपका लहजा या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि वो आपकी मर्ज़ी की फाइंडिंग्स है ना जो आपके सामने आ रही हों। तो फिर तो रिसर्च बेटा वैसे ही बाइस्ड होगी, रिसर्च करने का फ़ायदा ही ना रहा। जब अपनी मर्ज़ी की हमने डाटा गैदर करना है, अपनी मर्ज़ी की हमने रिस्पॉन्सेज लेने हैं। लास्ट बेटा इसका पॉइंट है जी, वैल्यूज़ एंड द सोशोलॉजिस्ट एज अ सिटीज़न। Scientists and sociologists are also citizens. They cannot dodge the moral issues their work raises or the uses it is put to by hiding behind value freedom. इसमें बेटा ये वो बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल सोशोलॉजिस्ट या फ़िलासफ़र्स हैं जनाब ना, वो भी ज़ाहिर है उसी शहर के, उसी पर्टिकुलर एरिया के जनाब शहरी होते हैं या देहाती होते हैं, या यानी उस कल्चर का हिस्सा होते हैं, उसी जगह के जनाब बासी होते हैं। तो ये किसी भी तरह जनाब ना उन चीज़ों को डॉज नहीं कर पाते, उन तमाम मोरालिटीज़ या उन तमाम जनाब चीज़ों को जो कि उस पर्टिकुलर कल्चर का हिस्सा होते हैं और या वो ख़ुद उस चीज़ को कैरी कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे वो छुप नहीं सकते जनाब ना। तो ओवरऑल जो हम इसको अगर कंक्लूड करें ना, तो बेटा ये चीज़ अगर इंटरप्रेटिव स्कूल ऑफ थाट के नुक्ता नज़र से देखी जाए ना, तो मुकम्मल वैल्यू फ्री स्टडी, मुकम्मल साइंटिफिक स्टडी एक इंसान की करनी है जो वो शायद पॉसिबल नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ है ना जो हमारी पर्सनल लाइकिंग का, कुछ ना कुछ ऐसा फाइंडिंग के दौरान या फैक्ट्स की जनाब इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा अपनी तरफ से उसमें इम्प्योर हो जाता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें बेटा डेलिब्रेट डॉजिंग, कुछ डाटा की आप कह सकते हैं कि फैब्रिकेशन या कुछ ऐसी जनाब फाल्सिफिकेशन से हमें काम नहीं लेना चाहिए कि जो कि जिसमें हमारी इंटेंशन शामिल हो कि हम रिज़ल्ट तब्दील कर रहे हैं, चूँकि वो रिज़ल्ट हमारे सेक्ट के, हमारी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, हमारे किसी
पसंदीदा ग्रुप के, किसी लीडर के, या कोई भी बेटा उसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी जज्बात के एंटी भी चीज़ जा रही हो, हमारे मफादात के एंटी भी चीज़ जा रही हो, तो बीइंग अ रिसर्चर वन शुड बी मतलब आप कह सकते हैं कि बाइस्ड उसको नहीं होना चाहिए। और उसे जितना ट्रांसपेरेंट और जितना रिलायबिलिटी को गेन करना होता है, उतनी ज़्यादा उसकी वर्थ या स्पेशली बॉडी ऑफ नॉलेज में जो इजाफ़ा है उसका, वो उसका एक कंट्रीब्यूशन बड़ा ही अहम होता है। और उसके अलावा उसकी वो ही ऑनेस्टी है जो उसकी वर्थ शो करती है। नहीं जी बेटा, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम अपने डिस्कशन सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे।